जीव के बारे में क्लास 8 के साइंस विज्ञान का चैप्टर है सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे, विस्तार से पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जानते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब है, सूक्ष्म के मतलब छोटा जीव के यानी कि जिंदा, छोटा जिंदा मतलब ऐसा सजीव, ऐसा जीवित प्राणी जो बिल्कुल छोटा है, जो आंख से नहीं देखा जा सकता है। तो सबसे पहला बात वही है भाई कि सूक्ष्म जीव किसको कहेंगे? जिसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं। तो देखेंगे कहाँ से, पता कैसे चला इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो इसको देखने के लिए हमको चाहिए सूक्ष्मदर्शी या फिर चाहिए आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस आप लोग के पास भी होगा, मैग्नीफायर जिसको बोलते हैं, ये वाला। ये जो मैग्नीफायर है आपके स्टोन बॉक्स में मिलता है, ज्योमेट्री बॉक्स में। ये मैग्नीफायर से भी हम लोग कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम लोग मैग्नीफायर से भी देख सकते हैं, लेकिन सारे सूक्ष्म जीव को मैग्नीफायर से नहीं देख सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोग को सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोग को चाहिए क्या चीज? सूक्ष्मदर्शी। और हम लोग साधारण देखते हैं ब्रेड कवक, रोटी का कवक, जो आप आवर्धक लेंस से भी देख सकते हैं। ब्रेड देखें ना, रोटी में जो भुआ लग जाता है, रोटी के अंदर भुआ, वही है ब्रेड कवक। और ये इस प्रकार से दिखाई देता है, ये है रोटी का कवक, ये इस प्रकार से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। केवल हम लोग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी कि सूक्ष्म जीव को केवल किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये इसके बाद बात करते हैं सूक्ष्म जीव के वर्गीकरण, यानी कि सूक्ष्म जीव को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो कितने प्रकार के हम लोग को दिखाई देते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो जीवाणु है, साधारण सारे को जीवाणु ही कहते हैं, बैक्टीरिया जिसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में। दूसरा नंबर में है प्रोटोजोआ, मलेरिया फैलाने वाला यही प्रोटोजोआ है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तीसरा नंबर में आपका है शैवाल, शैवाल यानी कि सेवाड़ जानते हैं ना, सेवाड़ वही शैवाल है। और लास्ट में कवक है हमारे पास, जो मशरूम आप खाए होंगे, खुखड़ी, अभी तो मिल रहा है खुखड़ी मशरूम, वही कवक है। तो आपको जीवाणु का उदाहरण याद रखना है, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम भी आते हैं, जो मलेरिया फैलाता, मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, प्लाज्मोडियम, वो प्रोटोजोआ है। और शैवाल में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा, ये सारे के सारे शैवाल प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। ये हरे होते हैं, पादप है, पौधा की तरह कार्य करता है, लेकिन ये पौधा नहीं है, सूक्ष्म जीव है, छोटा है। और लास्ट में है कवक, कवक के अंदर आता है आपको राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। और यही पेनिसिलियम से सबसे पहला प्रतिजैविक बनाया गया था। दुनिया का सबसे पहला दर्द बुखार के दवाई किससे बनाया गया था? पेनिसिलियम से। तो दर्द और बुखार का जो दवा होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक, यानी कि प्रतिजैविक, और वो प्रतिजैविक सबसे पहला पेनिसिलिन से ही बनाया गया था। तो सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण देख लिए 4 भागों में, कौन कौन? जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। सबका उदाहरण आपको याद रखना है। जीवाणु में स्पाइरल और छड़ानुमा, एगो गोलाकार जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, दूध से दही जमाने के लिए, वो भी जीवाणु है। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, और कवक के अंदर राइजोपस, ब्रेड के अंदर जो पाया जाता है राइजोपस, जो रोटी के अंदर भुआ फैला रहा है ना, वो राइजोपस है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। बढ़िया। इसके बाद है छोटा जीव ही है, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आप कहिएगा सर ये 4 गो भाग जो पढ़ाए, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक, उसमें आप वायरस के बारे में नहीं बताए, तो ये सजीव नहीं है। जब ये बाहर रहता है सजीव के शरीर के, जब किसी भी व्यक्ति के, किसी जंतु के शरीर के बाहर रहेगा तो ये निर्जीव रहेगा, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर आता है, परपोषी कोशिका के अंदर जैसे ही जाएगा ये, किसी कोशिका के अंदर, हमारे अंदर, तो ये सजीव हो जाएगा, निर्जीव से सजीव हो जाएगा। तो यही है वायरस, सूक्ष्म जीव से अलग तरीका से है। परपोषी कोशिका में गुणन करता है, मतलब दूसरा कोशिका जिस पर जिंदा है, जिससे पोषण लेगा, जिससे खाना पीना खाएगा, उसी को परपोषी कोशिका कहेंगे। तो ये जीवाणु के अंदर भी रह सकता है, पौधा के अंदर भी रह सकता है, और जंतु के अंदर भी रह सकता है। और जिसके अंदर भी ये जाएगा वायरस, चाहे पौधा के अंदर जाए, चाहे जीवाणु के अंदर जाए, चाहे जंतु के अंदर जाए, सबके अंदर ये रोग फैलाएगा। सबके अंदर किसको फैलाएगा? रोग को फैलाएगा, यही इसका। और कौन सा सामान्य रोग, नॉर्मली कौन सा रोग फैलाता है? जुकाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी। सर्दी जुकाम आपको हो गया है तो वायरस के कारण। सर्दी जुकाम किन के कारण होता है? वायरसों के कारण। इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी हो गया, यही वायरस ऐसे दिखाई देता है। और थोड़ा हैवी रोग भी फैला देता है, भारी रोग भी। तो आपको विशेष में पोलियो रोग किसके कारण? वायरस के कारण होता है। खसरा वायरस के कारण होता है। एड्स, एड्स सुने? एड्स सबसे खतरनाक रोग है एड्स, वो भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। बात करते हैं कि ये रहते कहाँ हैं भाई।
सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इनका घर कहाँ है, तो हर जगह रहते हैं। आपको सूक्ष्म जीव हर जगह मिलेंगे, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी है। बर्फीले क्षेत्र में मिलेंगे, बर्फ वाले क्षेत्र में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ पर मिलेंगे आपको। मरुस्थल के अंदर मिलेंगे जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब जो स्थल मर गया है, मरुभूमि भी इसको कह सकते हैं। मरुस्थल में मिलेंगे, दलदल क्षेत्र में मिलेंगे। दलदल समझते हैं ना, मिट्टी एकदम काफ़ी ज़्यादा गीला है तो दलदल में धंसते चला जाएगा, वहाँ पर भी मिलेंगे। ये मनुष्य के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी मिलते हैं, सब जंतु के शरीर के अंदर मिलते हैं। हर जंतु के शरीर के अंदर मिलेंगे, आपके शरीर के अंदर मिलेंगे। स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप से खुले में भी रह सकते हैं, शरीर के अंदर भी रह सकते हैं। अकेला में रहता है कौन, अमीबा। ये जो आप अमीबा देख रहे हैं अकेला में रहता है। अमीबा जो है अकेला रहता है, और समूह में कवक और जीवाणु कैसे रहते हैं, समूह में। कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। ये भी सूक्ष्म जीव ही है। तो आपको सभी जगह रहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सभी जगह रहते हैं। और बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव और हम, अगर हम और सूक्ष्म जीव दोनों को मिलाकर बात करें कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए कुछ सूक्ष्म जीव फायदेमंद है, यानी कि हमारे सूक्ष्म जीव मित्र हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव। और हमारे लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हानिकारक हैं, हमको रोग फैलाते हैं, तो हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले मित्रवत या लाभकारी सूक्ष्म जीव, वैसे सूक्ष्म जीव जो हमको लाभ पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं, लाभकारी सूक्ष्म जीव, मित्रवत सूक्ष्म जीव। वैसे सूक्ष्म जीव जो हमको रोग फैला रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव या शत्रु सूक्ष्म जीव, दुश्मन सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। तो लाभ फैलाने वाले हैं, क्या क्या करेंगे भाई, अगर आपको लाभ दे रहे हैं ये, तो लाभ में क्या करेंगे, तो सबसे पहला दही से ब्रेड ये दूध से दही बनाएंगे। तो दही बनाने के लिए जो सूक्ष्म जीव काम करेगा, लाभकारी है भाई, हमको दही चाहिए कि नहीं, बिना सूक्ष्म जीव के दही नहीं बनेगा। ब्रेड आप खाए हैं ना, ब्रेड पाव रोटी जिसको ब्रेड बोलते हैं, फूला हुआ रहता है, एकदम काफी सॉफ्ट रहता है, तो वो पाव रोटी जो ब्रेड है उसको बनाने में भी कौन काम करता है, सूक्ष्म जीव। वाणिज्यिक उपयोग में मतलब औद्योगिक रूप से फैक्ट्री उक्ट्री में भी किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव का। वाणिज्यिक में एक्चुअली बनाया जाता है एल्कोहल, शराब बनाने में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। औषधि के रूप में, दवा बीरो के रूप में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरकता वृद्धि, मिट्टी के अंदर जब उर्वरकता शक्ति, मिट्टी का ताकत बढ़ाना है, तो ताकत बढ़ाने के लिए उसी को उर्वरा शक्ति बोलते हैं, ताकत बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव काम करते हैं। और पर्यावरण के अंदर कोई अशुद्धिकरण हो गया है, तो पर्यावरण को शुद्ध करने में भी कौन काम करेगा, सूक्ष्म जीव काम करेगा। तो बढ़िया फायदा है भाई सूक्ष्म जीवों का, होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो ये सारा का सारा काम कौन करेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया करने के लिए किसकी जरूरत है, सूक्ष्म जीव की जरूरत है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो दही से ब्रेड बना रहे हैं, वाणिज्यिक उपयोग में आ रहे हैं, औषधीय उपयोग में आ रहे हैं, मिट्टी की उर्वरकता को वृद्धि बना रहे हैं, पर्यावरण को शुद्धि कर रहे हैं, ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव लाभकारी या मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। और वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारे अंदर आकर हमको रोग फैला रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, वैसे सूक्ष्म जीव को हानिकारक या शत्रु सूक्ष्म जीव कहते हैं। बढ़िया। इसके बाद है भाई दही एवं ब्रेड बनाने के लिए। तो दही एवं ब्रेड बनाने के लिए जो सूक्ष्म जीव काम करता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो सीधा दही, दूध से दही बनाने के लिए जीवाणु काम करेगा, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। और आटा और मैदा, आटा और मैदा है, इससे क्या बनता है, इडली बनता है, डोसा बनता है, ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक। ब्रेड, पेस्ट्री और केक जब बनेगा तो इसको बेकिंग उद्योग बोलते हैं। कौन सा उद्योग बोलेंगे, बेकिंग उद्योग। तो ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनेगा तो बेकिंग उद्योग बोलेंगे। और ये सब आटा से बनता है। और इसको कौन बनाता है, या तो जीवाणु बनाएगा, और मुख्य रूप से कौन बनाता है, ईस्ट बनाता है। मुख्य रूप से इस काम को कौन करता है, ईस्ट। और कौन से प्रक्रिया के तहत करता है, किण्वन के तहत। तो ईस्ट कौन सी प्रक्रिया करता है, किण्वन करता है। और किण्वन करने के वजह से आटा और मैदा के अंदर किण्वन करेगा, इसके वजह से इडली, डोसा, ब्रेड, पेस्ट्री, केक ये सारा बनेगा। तो इडली, डोसा तो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाएंगे, ये देखिए, ये ब्रेड, पेस्ट्री, केक, यही सब ब्रेड, पेस्ट्री, अगर केक, ये सब चीजें बनाएंगे तो इसको हम लोग बेकिंग उद्योग बोलते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री यानी खरीदते हैं आप, घर में पर नहीं बना सकते हैं, इसको खरीदते हैं आप। और आप तो इडली, डोसा तो आप भी बना सकते हैं घर पर भी, बस आपको ईस्ट पाउडर चाहिए। ईस्ट पाउडर मार्केट में मिलता है, आप ईस्ट पाउडर ले लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए और आधा घंटा तक आटे को गूंथ के छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद पूरा फूल जाएगा। फूला क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया है, किण्वन की प्रक्रिया हो गई है। और किण्वन की प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल दोनों निकलता है, जिसके वजह से फूल जाता है। तो यहाँ से केवल दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस, आटा और मैदा से इडली, डोसा, ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनेगा, किस प्रक्रिया के तहत, किण्वन के तहत। कौन करेगा, ईस्ट करेगा। और ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाएंगे तो इस उद्योग को क्या कहेंगे, बेकिंग उद्योग। अब ये किण्वन जो है अंग्रेजी में इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको खोजा था लुई पास्चर ने।
इसको कौन खोजा था? लुई पास्चर ने। एक्चुअली चीनी के अंदर ये चीनी रखे हुए थे और चीनी को ईस्ट द्वारा एल्कोहल में बदलने की क्रिया यही कहलाती है किण्वन। यानी कि आप चीनी रख दिए और इसके अंदर ईस्ट आ गया, इसके अंदर कौन आ गया? ईस्ट आ गया। और ये ईस्ट चीनी को खा खाकर और क्या प्रोडक्ट निकाल रहा है? एल्कोहल बना दे रहा है। चीनी को खा रहा है, एल्कोहल रिलीज कर रहा है। तो एल्कोहल जब रिलीज करेगा तो इसी को तो किण्वन कहते हैं। तो सीधा आपको किण्वन के मतलब याद रखना है, चीनी को ईस्ट द्वारा एल्कोहल में बदलने की क्रिया हुई किण्वन कहलाती है। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी 1857 ईस्वी में, बस। और ये ईस्ट है, ईस्ट ऐसा होता है, सूक्ष्म जीव है, छोटा सा, दिखाई नहीं देता है। तो आपको ये यहाँ पर ये इसमें किण्वन होगा, किण्वन की प्रक्रिया होगा और बनेगा शराब। और वाणिज्यिक उपयोग में सूक्ष्म जीव देखने वाला है, यानी कि औद्योगिक में सूक्ष्म जीव, फैक्ट्रियों में। तो फैक्ट्री में मुख्य रूप से हमको क्या बनाना है? फैक्ट्री के अंदर तो शराब ही बनेगा। फैक्ट्रियों के अंदर शराब, तो शराबी लोग बहुत ज़्यादा है, शराब पीते रहता है सब। तो शराब अगर पी रहा है तो शराब चाहिए भी, डिमांड भी चाहिए। शराब बनाने के लिए सूक्ष्म जीव काम करेगा। तो शराब जौ, गेहूँ, चावल और सरसों का रस। अगर जौ, गेहूँ, चावल को कुछ देर तक छोड़ दे, सला दे, तो इसके अंदर शर्करा है। शर्करा के मतलब मीठा, चीनी के मतलब सीधे समझिए मीठा। तो जौ भी मीठा लगता है, गेहूँ भी, चावल भी, सब मीठा मीठा जो लग रहा है। तो ये मीठा जो चीज़ है यही तो चीनी है। और चीनी को ईस्ट यानी कि कवक क्या करता है? किण्वन करता है। और किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है? एल्कोहल यानी कि शराब बना देता है। तो हमारे पास जौ, गेहूँ, आटा है, ईस्ट इसको किण्वन करके बना देगा एल्कोहल। उसी में एल्कोहल बनेगा, हमको रिफाइन करना पड़ेगा, मशीनों के द्वारा इसकी छटाई करनी पड़ेगी, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देंगे और प्योर एल्कोहल लाके डब्बा में पैक करेंगे और पैक करके मार्केट में बेचेंगे। तो यह है किण्वन की प्रक्रिया वाणिज्यिक। औषधि के रूप में, औषधि के रूप में यानी कि दवा के रूप में। एक्चुअली दवा के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो हमारे पास है औषधि में गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन, कोई भी चीज़ है। ये कहाँ मिलेगा आपको? जब आपको मान लीजिए आप बुखार उखार लग गया, आपको बीमार पड़ गए, तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर आपको क्या देगा? औषधि देगा। औषधि में क्या दे सकता है? या तो आपको गोली दे, कैप्सूल दे, या तो इंजेक्शन दे, या फिर आपको डिब्बा में शीशी में दे दे ड्रॉप पिए खातिर के। लो भाई छोटा बच्चा है तो ड्रॉप देता है, ड्रॉप पिए खातिर, ऐसे पाइप वाला ऐसे चाप चाप के पीने रहता है और आप पी लीजिए। और अगर खोखे उखे हो गया तो ज़्यादातर खोखे में सिरप देता है, तो कोई भी चीज़ दे सकता है। तो ये सब कहाँ? ये सब जो इंजेक्शन, कैप्सूल या कुछ में है, उसके अंदर है क्या चीज़? उसके अंदर है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। नहीं सुने आपको? गांव में डॉक्टर आएगा तो एंटीबायोटिक दे दीजिएगा, गाँव वालन कह रहा होगा एंटीबायोटिक दे दीजिएगा, गाँव में बोलता है। तो ये जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, हिंदी में इसको प्रतिजैविक कहते हैं। ये किसके अंदर है? गोली के अंदर, कैप्सूल के अंदर, इंजेक्शन के अंदर। लेकिन ये जो प्रतिजैविक है इसके अंदर वो मिला कहाँ से है? सूक्ष्म जीव से। कहाँ से मिला है? सूक्ष्म जीव से। कौन से सूक्ष्म जीव? या तो जीवाणु से मिल जाए या तो कवक से मिलो, यही से मिला है। और ये एंटीबायोटिक का है 3 गो नाम याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रियोमाइसिन। तो कितने प्रतिजैविक हैं? 3 हैं। ये खाइए, बुखार दर्द सब ठीक हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। कौन कौन हैं? 3 ठो आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सारे के सारे प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक हैं। ये दवा के रूप में मिलते हैं, किसी फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो टैबलेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, सिरप के फॉर्म में मिल सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में मिल सकते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सूक्ष्म जीव से। और औषधीय के रूप में उपयोग और कर क्या सकते हैं? जो कुक्कुट पालन देख सकते हैं आप, पशु का आहार, जो मुर्गे खाने के लिए कुक्कुट, मुर्गी फार्म में जो आता है दाना, या पशु के लिए जो आहार आता है, उसके अंदर पहले से प्रतिजैविक रहते हैं। उसके अंदर डाला रहता है प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। और ये क्या? सूक्ष्म जीव से रोगों से सुरक्षा करते हैं। सर्दी जुकाम एवं फ्लू के लिए प्रभावी नहीं है। सर्दी जुकाम अगर मुर्गी के सर्दी हो गया, चाहे आपका गाय बैल के सर्दी खोखी हो गया, मुर्गी के सर्दी खोखी हो गया, छींकने लगा, तो उसके लिए ये सब दवा काम नहीं करता है। उसके लिए दूसरा दवा लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब विषाणु से होने वाला रोग है। और आपको याद रखना है कि जितने भी सारे विषाणु से होने वाले रोग हैं, उस पर कोई भी एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक काम नहीं करेगा। तो विषाणु से होने वाले रोगों में कोई भी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। केवल जीवाणु संक्रमित रोग, जीवाणु से होने वाले रोग में एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक आपको काम करेगा और काम नहीं करेगा। बढ़िया है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का प्रयोग। जो प्रतिजैविक आप पढ़ रहे हैं, प्रतिजैविक, इसका सबसे पहला खोज किया था यही आदमी ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सबसे पहले कि ये
एक प्लेट के अंदर रखे हुए थे और उसके अंदर जीवाणु से द्वितीय विश्व युद्ध के लगभग में इन्होंने क्या किया, एक प्लेट ली और प्लेट के अंदर जीवाणु को वृद्धि कर रहे थे, बड़ा कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि जीवाणु को मारा कैसे जाए, क्योंकि जब युद्ध हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर सब कट जाता है, तो कटने के बाद जीवाणुओं लोग का संक्रमण हो जाता है सूक्ष्म जीवों का, और संक्रमण होने से बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये चाह रहे थे कि बहुत जल्दी ठीक हो, इसके लिए जीवाणु का जो वृद्धि दर है, जीवाणु का जो जर्मिनेशन है यानी कि जन्म दर है, उसको कम करना है। कम करने के लिए प्रयोग कर रहे थे जीवाणु के लेके, लेकिन हुआ का इनके अंदर कवक का संक्रमण हो गया। मतलब ये प्रयोग कर रहे हैं, माने हम प्रयोग कर रहे हैं, हमरे में खराब हो गया मेरा ही सिस्टम, तो खराब हो गया यानी कि जीवाणु को प्लेट में रखे हुए थे, जीवाणु को कोई दूसरा आया, जीवाणुओं को खाने लगा। तो जो जीवाणु को खा कर मार रहा था वो कौन है भाई, तो उसी को पता करे तो पता चला कि वो है कवक या फफूंद। वो कौन है, कवक है या फफूंद है, और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम। उस कवक से जो प्रतिजैविक प्राप्त हुआ उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, पेनिसिलियम। तो सबसे पहला याद रखना है कि इनका ये जो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया से संक्रमण से बचने के लिए कुछ काम कर रहे थे, और खुद बैक्टीरिया के ऊपर इनका संक्रमण हो गया, इनके बैक्टीरिया के ऊपर, और संक्रमण हो गया तो इनको लगा कि हमारा बैक्टीरिया मर काहे रहा है भाई, हम तो नहीं ऐसा देख समझ पाए। तो इन्होंने पता चला कि किसी चीज का संक्रमण हो गया है, कवक का संक्रमण हुआ, फफूंद का संक्रमण हुआ, और जिस कवक का संक्रमण हुआ उसका नाम दे दिया इन्होंने पेनिसिलियम। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम पूरा नाम है इसका, और विश्व का सबसे पहला प्रतिजैविक पेनिसिलियम से बनाया गया। तो सबसे पहला प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है, अभी तुरंत बताया कि प्रतिजैविक जो है हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो आपको सूक्ष्म जीव से प्राप्त होगा, या तो जीवाणु से या तो कवक से। तो दुनिया का सबसे पहला प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया गया, पेनिसिलियम से। और पेनिसिलियम क्या है, कवक या फफूंद है। और ये सब देख के द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे सैनिक लोग का जान बच गया, और जिसके वजह से इनको 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिया कि भाई लोग बहुत बढ़िया काम किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, और इनको दे दिया गया कि बहुत आदमी के बचा दिया पगलवा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के उर्वरकता में वृद्धि करना है। अगर मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करना है तो उसके लिए भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लेग्यूम पादप जानते हैं ना, वैसे पौधे जिसके अंदर दाने मिल रहे हैं, मतलब दाल मिल रहा है, सीधा समझिए दलहन पौधा, दाल वाला पौधा, दलहन पौधा। उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम करके जीवाणु होता है जो क्या करता है, यूरिया की पूर्ति करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो हमारे कुछ जीवाणु जैसे नील हरित शैवाल है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मृदा के में उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। यानी कि हमारे पास जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना है उसके लिए हमारे पास है नील हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ये शैवाल नहीं, जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, छोटे हैं। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं। अभी समझेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण को। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी के अंदर बढ़ा देते हैं। याद रखें, कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग करके बायो फर्टिलाइजर एवं बायोपेस्टिक जैविक पीड़कनाशी बनाने में। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैविक खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कुछ सूक्ष्म जीवों का, और बायोपेस्टिक जैविक पीड़कनाशी, तो ये जैविक खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो छींटते हैं ना कीटनाशक, उसका भी बनाने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे, कुछ खराब ना हो। पर्यावरण शुद्धिकरण में आप समझिए, जब जितने भी सारे आप मर जाते हैं, आप मर जाइएगा तो आप गमकने लगिएगा, गमकेगा। कोई भी अगर जंतु मरता है तो मरने के बाद सड़ेगा, सड़ने के बाद बेस मारेगा, गमकेगा। उसके से पहले ही इन लोग निपटारा कर देगा, सूक्ष्म जीव खा के खत्म कर देगा। तो सूक्ष्म जीव पादप का जो अपशिष्ट है, मरे हुए जीव का अपघटन कर उसे खाद सरल पदार्थ में बदल देते हैं। बढ़िया है, अगर इन लोग खाद में बदल दिया तो पर्यावरण में दुर्गंध भी नहीं होगा, कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी पर्यावरण के अंदर। औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा, जो इंडस्ट्री है यानी कि जो फैक्ट्रियां लगती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा खराब पदार्थ रहता है, वेस्टेज पदार्थ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। देख रहे हैं कितना धुआं कितना निकल रहा है, कितना पानी निकल रहा है। तो ये सारे पदार्थ जो हैं वो सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ पेट्रोलियम को भी अपघटन कर लेगा। इन लोग तो मरे हुए पदार्थों को अपघटन करबे करता है, खा के खत्म करता है। पेट्रोल को भी खा के खत्म कर देगा, यहाँ तक कि प्लास्टिक को भी खत्म करने में सक्षम है इन लोग यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के निपटारा में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ होगा, अपशिष्ट होगा, वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव के पास ये प्रोडक्ट को ले जाएंगे, सूक्ष्म जीव के अंदर सब खत्म करेगा। इसके बाद इसको नदी में या जहाँ
आपको जरूरी होगा वहां पर आप इसको निर्वाह कर सकते हैं, भेज सकते हैं जो। तो ये कंडीशंस है। इसके बाद है जैव तकनीक में सूक्ष्म जीव। जैव तकनीक के अंदर भी सूक्ष्म जीव का हम लोग उपयोग करते हैं। अब बायोगैस बनाना है, बायोगैस बनाना है, उसके में कई सवाल का उपयोग आजकल बायोगैस, डीजल, बायोडीजल, बायो एल्कोहल, बायो ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। आपको बायोडीजल बनाना है, बायोडीजल यानी कि जीव से बनाया गया डीजल, सूक्ष्म जीव से बनाया गया डीजल बायोडीजल, सूक्ष्म जीव से बनाया गया गैस बायोगैस, सूक्ष्म जीव से बनाया गया एल्कोहल बायो एल्कोहल, सूक्ष्म जीव से बनाया गया ईंधन बायो ईंधन। ये सारा का सारा बायोलॉजी ईंधन, बायो का मतलब बायोलॉजी और बायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव से सारा बन सकता है, आपको आप बना सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के मतलब एक्चुअली नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन साइकिल। अब चालू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास है वायुमंडल, हमारे चारों तरफ पाया जाने वाले हवा का वो घेरा, चारों तरफ पूरी पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला मंडल, वायु का मंडल, वायुमंडल, वायु का घेरा वायुमंडल, वायु की पूरी परत वायुमंडल, समझिए। ये वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बहुत सारे गैस हैं। मुख्य रूप से आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीन गैस याद रखना है। तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, और ये वर्षा जल के साथ मिल जाता है। ऊपर है, हवा तो ऊपर होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और ये पानी के साथ मिलकर नीचे जब गिर रहा है तो कौन से अम्ल के रूप में गिर रहा है, नाइट्रिक अम्ल के रूप में जब गिर रहा है तो, और जमीन पर आने के बाद ये क्या में बदल जाता है, नाइट्रेट में। किस में बदल गया, नाइट्रेट में। और पौधा द्वारा ग्रहण कर लिया इस नाइट्रेट को। नाइट्रेट के पौधे की जो जड़ें पौधे के नाइट्रेट को खींच ली, और नाइट्रेट कहाँ गया, पत्तियों के अंदर, और पत्तियों के अंदर खाद फैक्ट्री होता है, रसोई घर, पौधे का रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। तो पत्तियों के अंदर नाइट्रोजन से क्या बना दी इन लोग, प्रोटीन बना दी। और इस प्रोटीन, पौधा से प्रोटीन कौन ले लिया, हम लोग ले लिए। पौधा के अंदर फल मिला, फल ले लिए, प्रोटीन ले लिए। मतलब पौधे के अंदर साग खा रहे हैं तो साग के अंदर प्रोटीन, तो जितना चीज आप खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं तो दाल के अंदर प्रोटीन पड़ेगा ना। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, दालों में, तो दाल बना दिया सब इन लोग, प्रोटीन बना दिया। और प्रोटीन का जंतु द्वारा ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद ये जंतु द्वारा ग्रहण किया गया, और ग्रहण करके प्रोटीन को अमोनिया में बदल दिया गया। हम लोग ग्रहण किए, प्रोटीन खाए और अमोनिया बदल दिए। एक्चुअली अमोनिया यूरिया में, हम लोग यूरिया को बाहर निकाल दिए, वो कुछ देर बाद अमोनिया में बदल जाता है। तो हम लोग ये जंतु के द्वारा प्रोटीन से अमोनिया बदला गया, इसको अमोनीकरण कहें। क्या कहेंगे, अमोनीकरण। तो प्रोटीन से अमोनिया बनाने की क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। कौन भूमिका निभाता है, जंतु। फिर ये अमोनिया से नाइट्रेट बन गया। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनाने के लिए हमारे पास यही तो काम करते हैं सूक्ष्म जीव, नाइट्रीकरण कहते हैं। तो अमोनिया से नाइट्रोजन बनाने की क्रिया, अमोनिया से नाइट्रेट बनाने की क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। और नाइट्रीकरण करने के लिए कौन से जीवाणु आते हैं, नाइट्रोजनी जीवाणु। कौन से जीवाणु काम करेंगे, नाइट्रोजनी जीवाणु। तो अमोनिया से नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोजनी जीवाणु काम करते हैं, अब इसे नाइट्रीकरण कहते हैं। और ये जो नाइट्रेट है या तो ह्यूमस में संग्रहित हो जाएगा, जमीन के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये नाइट्रेट एकत्रित हो जाएगा, जमा हो जाएगा, या जल पानी गिरेगा तो पानी से सब बह के नाइट्रेट कहाँ चला जाएगा, समुद्र के अंदर चला जाएगा। लेकिन कुछ डी नाइट्रोजनी जीवाणु है, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो डी नाइट्रोजनी जीवाणु के नाम से जाने जाते हैं। ये नाइट्रेट को पुनः वायुमंडल में बदल देते हैं, पुनः वायुमंडल में नाइट्रेट से नाइट्रोजन बदल देते हैं। तो डी नाइट्रोजनी जीवाणु क्या कर दिए, नाइट्रेट से नाइट्रोजन में बदल दिए, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल दिए। नाइट्रोजनी जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदल रहे हैं, जंतु प्रोटीन को अमोनिया में बदल रहे हैं, पौधे नाइट्रेट को प्रोटीन में बदल रहे हैं। अब सोच के देखिए, अगर इस नाइट्रेट को सीधे वायुमंडल में भेजना होगा तो वही डी नाइट्रोजनी जीवाणु आ जाएंगे। यहाँ से डी नाइट्रोजनी जीवाणु सीधे यहाँ पर भेज देंगे इसको। तो ये नाइट्रोजन साइकिल हो गया। आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएंगे। नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाने के बाद ये जल के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल
जल के साथ मिलने के बाद नीचे गिरेगा, जमीन के अंदर आएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। इस नाइट्रेट को पौधे की जड़ें ग्रहण करेगी, ग्रहण करने के बाद पत्तियों के अंदर इनका संश्लेषण होगा और प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। और ये प्रोटीन या तो फल के रूप में, या तो दाल के रूप में, या खाना के रूप में हम लोग लेंगे, भोजन के रूप में जंतु के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और इस प्रोटीन को हम लोग अमोनिया में बदल देंगे ऊर्जा लेके इसके अंदर से। तो ये ऊर्जा, ये सिस्टम कहलाएगा अमोनीकरण। इस अमोनिया को नाइट्रोजनी जीवाणु नाइट्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रेट या तो ह्यूमस में संग्रहित हो जाएगा या जल के द्वारा बहा लिया जाएगा समुद्र के अंदर, और नाइट्रेट जो बचा होगा तो डी नाइट्रोजनीय जीवाणु इसको पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में भेज देते हैं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद पढ़ने वाले हैं टीकाकरण। ये टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण के करने का मतलब है कि ये विषाणु से होने वाले रोगों के लिए ज़्यादातर होता है टीकाकरण। सूक्ष्म जीव में कौन सा सूक्ष्म जीव? विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले बीमारियों के लिए ज़्यादातर टीकाकरण किया जाता है। या तो वायरस, जो बीमारी फैलाने वाला वायरस है, उसी वायरस को कमजोर करके, मार पीट के, थूर थार के, निष्क्रिय रूप या मृत मुआ के, निष्क्रिय करके, कमजोर करके आपके शरीर के अंदर डाला जाता है। और जब आपके शरीर के अंदर डाला जाएगा तो वो हमारे शरीर के अंदर सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, यानी कि बचाने वाला एक सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर कोई भी दुनिया का बाहरी चीज जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होगा, जब जाएगा तो शरीर उसको मारेगा, बॉडी हमारा उसको मारेगा और मारेगा। तो वही सिस्टम है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को डालते हैं, कोई भी जीवाणु, सूक्ष्म जीव, विषाणु को डालते हैं, तो हमारा जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, यानी कि बचाने का जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारे को बचाने का, वो उसको मार मार कर एक्टिव हो जाता है, मार मार के रिहर्सल कर रहता है। कैसे कोई मैच होता है तो पहले रिहर्सल होता है कि भाई मार मार के ट्राई कर लो कि वहाँ हेड, जब ओरिजिनल मैच आएगा तो गर्दा उड़ा देंगे। तो उसी प्रकार से ये सिस्टम काम करता है टीकाकरण वाला। तो वो डाल दिया आपके अंदर, शरीर डिफेंस काम हो गया। जब ओरिजिनल विषाणु आएगा, जब ओरिजिनल जो रोग फैलाने वाला विषाणु था, जब आपके शरीर के अंदर आएगा तो उसको वो मारेगा। उस टाइम में याद रख लेता है पुराना का वाला कि कैसे मारे थे। तो ये निष्क्रिय मृत रोग कारक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को क्या किया जाता है भाई? हमारे शरीर में दिया जाता है। हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, स्मरण रखने का कार्य करता है। प्रतिरक्षा उत्पन्न कर लेगा, स्मरण याद रखेगा कैसे मारे हैं। और ये मनुष्य या अन्य जंतुओं के अंदर भी दिया जाता है। मनुष्य के अंदर भी टीकाकरण हो सकता है, अन्य जंतुओं के अंदर हो सकता है। और सबसे पहला जो चेचक के टीका का खोज किया था 1798 में एडवर्ड जेनर। तो चेचक टीका की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। कब किया? 1798 ईस्वी में। पोलियो का टीका को पल्स, और किसका टीका हो सकता है? पोलियो का टीका हो सकता है पल्स पोलियो, जिसको कहते हैं 2 बूंद दवा पोलियो हवा। हैजा, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, कोरोना। तो हैजा पहले होता था, पूरा गांव का गांव समाप्त हो जाता था हैजा में, पूरा का पूरा गांव का गांव। हेपेटाइटिस में आपका ये लीवर खराब हो जाता है, लीवर के मार देता है। और कोरोना के बारे में तो कौन नहीं जान रहा है भाई, आप लोग भी जानिए रहे हैं। तो ये टीकाकरण हो जाएगा। ये एडवर्ड जेनर है जो किसका चेचक के टीका के खोज किए थे। तो आप लोग को भी अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अभी फिर से वैक्सीन लगाते रहना, बूस्टर डोज। इसके बाद बात करते हैं कि शत्रु सूक्ष्मजीव, हानिकारक सूक्ष्मजीव। वैसे सूक्ष्मजीव जो हमारे अंदर रोग फैला रहे हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव कहलाते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक कहलाते हैं। तो वैसे सूक्ष्मजीव जो हमारे को रोग फैला सकते हैं, हमको रोग दे सकते हैं, हमें बीमारी पैदा कर सकते हैं, उस वैसे सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक हैं, खराब हैं, बेकार हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं। तो वैसे सूक्ष्मजीव को हानिकारक कहते हैं। और वैसे सूक्ष्मजीव जो रोग फैला रहे हैं उनको हम लोग रोगाणु कहते हैं। क्या कह सकते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक, यही कह सकते हैं। रोगाणु कहिए अथवा रोगजनक कहिए। और ये मनुष्य के अंदर फैला सकते हैं, जंतु के अंदर फैला सकते हैं रोग, पौधे के अंदर रोग फैला सकते हैं। और ये कैसे फैलेंगे? या तो ये कपड़ों से फैल सकते हैं, एक कपड़ा से दूसरे कपड़ा के अंदर, संदूषित कपड़े से, संदूषित भोजन से फैल सकते हैं, पेय पदार्थ, पानी से फैल सकते हैं, आपको कोई भी वस्तु जो संदूषित है। और ये ऐसे दिखाई देते हैं सूक्ष्मजीव माइक्रोस्कोप के ऊपर। अगर रोग की बात करें, जहां तक बात है रोग की कि कौन कौन से रोग होते हैं जो सूक्ष्मजीव के कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो है एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग एक्चुअली होता है जंतुओं के अंदर। एंथ्रेक्स रोग मानव के अंदर भी हो सकता है, जीवाणु के द्वारा। बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम करके जीवाणु है जो एंथ्रेक्स रोग फैलाता है। और इसमें मनुष्य व मवेशियों में रोग फैलाता है। इसका सबसे पहला खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। तो एंथ्रेक्स रोग का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, 1876 ईस्वी में किया था। और ये एंथ्रेक्स रोग, एक्चुअली ये एंथ्रेक्स रोग जो है
वो ज़्यादातर जो भेड़ बकरियों के बाल काटने का कार्य करते हैं वो उनके फैक्ट्रियों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि उनके फर के अंदर ये एंथ्रेक्स जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके वजह से हो जाता है। गाय में खुर एवं मुंह रोग, दूसरा रोग है गाय में खुर एवं मुंह रोग। गाय का, ये देखिए, ये जो गाय का मुंह है ये खराब होता है, हमेशा लार गिरते रहता है, चबाते रहते हैं। इसका पैर जो है ये जहां तहां दाग दाग की तरह हो जाता है। तो ये गाय में फूड एंड माउथ डिजीज, FMD इसको बोलते हैं, और किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। इसके बाद लेप्टोस्पाइरोसिस है। लेप्टोस्पाइरोसिस ये देखिए, चूहा का जो यूरिन होता है, चूहा का जो मूत्र होता है, एक्चुअली ये लेप्टोस्पाइरोसिस फैलाने वाला जो जीवाणु है वो चूहा के अंदर पाया जाता है। तो चूहा जब मूत्र पेशाब करता है, यूरिन निकालता है चूहा, तो ये यूरिन मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ के अंदर निकाल दिया, कोई खाना के अंदर निकाल दिया, और वही खाना आप खा गए, तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा? लेप्टोस्पाइरोसिस हो जाएगा, और आपको भाई थकान बहुत ज़्यादा इसमें लगता है, तो एनिमल से होता है। इसके बाद टायालारेमिया है। टायालारेमिया, टायालारेमिया क्या? टायालारेमिया एक्चुअली खरगोश में ज़्यादातर होता है, जंतुओं के अंदर होता है, हम लोग के अंदर नहीं होता है। और लास्ट में है बोमेन टीबी। टीबी तो हम लोग के अंदर भी होता है। बोमेन टीबी मतलब खांसी, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? टीबी कह सकते हैं। तो यहाँ तक रोग था। इसके बाद मनुष्य के अंदर भी रोग कारक सूक्ष्म जीव है, मनुष्य के अंदर रोग फैलाने वाले। तो एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में जब रोग जाता है, तो ऐसे रोगों को हम लोग कौन सा रोग कह सकते हैं? संचरणीय रोग, ट्रांसफर होने वाला रोग, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में फैलने वाला रोग। तो इसी को हम लोग संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहते हैं। और ये हमको किससे फैल सकता है? या तो आपका भोजन, हम साथ में बैठ के भोजन कर रहे हैं, आपको रोग है, हमको हो सकता है। आप कंघी लगा रहे हैं, वही कंघी हम लगा लिए, हमको रोग हो सकता है। तो वायु से हो सकता है। अगर हम यहाँ खांसी खोखें और आप सामने खड़ा हैं, तो हमारे ट्रेडपोल से निकलेंगे, आपके मुंह के अंदर जाएंगे, तो आपको क्या हो सकता है? रोग हो सकता है। तो ये कायिक संपर्क, कोई शारीरिक संपर्क बना रहे हैं तो भी रोग हो सकता है। और ऐसे में कौन कौन सा रोग हो सकता है? हैजा, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। हैजा हो सकता है, हैजा हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी लगेगा। चिकन पॉक्स आपको हो सकता है, और क्षय रोग हो सकता है आपको। और सामान्य सर्दी जुकाम जो किसी भी व्यक्ति के अंदर होता है, सामान्य सर्दी जुकाम, वो छींकने से हो सकता है, हजारों रोगाणु निकलेंगे, और ये वायरस के द्वारा होता है सर्दी जुकाम। और वायरस पर पहले बताएं, कोई भी दवा काम नहीं करता है, कोई भी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा वायरस पर कार्य नहीं करता है, इसीलिए ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। श्वास के द्वारा फैल सकता है, स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण कर सकता है। तो ऐसे ऐसे जगह पर जिसको सर्दी खांसी हुआ है, वो रुमाल ढक के खांसे, या आप इनसे दूर रहना है आपको, ताकि आपको भी सामान्य सर्दी जुकाम ना हो जाए। और आप ये तो जानते हैं चिकन पॉक्स। इसके बाद है संचरणीय रोग, जो रोग फैलाने वाले संचरणीय रोग कहे कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में फैलने वाला रोग संचरणीय रोग कहलाएगा। ठीक, तो संचरणीय रोग कौन फैलाएगा सर? तो सबसे जो सामान्य रूप से फैलाती है वो है घरेलू मक्खी। सबसे नीचे लिखा हुआ, इसमें समझिएगा बाद में सबसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामान्य रोग, संचरणीय रोग, यानी रोग वाहक में सबसे ज्यादा वाहक, सामान्य में सबसे ज्यादा कौन रोग फैलाती है? घरेलू मक्खी। इसके बाद है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ है, हम लोग पढ़े थे जीवाणु, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण, तो उसमें प्रोटोजोआ पढ़े थे। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम का वहन करता है, कौन लेके चलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा परजीवी? ये मलेरिया रोग फैला देता है। इसके बाद मादा एडिस मच्छर है, डेंगू का वहन करती है। अब समझिए कि एक्चुअली ये जो फैल रहा है मलेरिया के बारे में देख, मादा एनोफिलीज मच्छर का जो लार मुंह होता है, मुंह के ऊपर लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि के अंदर ये प्लाज्मोडियम बैठा हुआ रहता है, अंडा के रूप में। और ये प्लाज्मोडियम जैसे ही मच्छर आपके स्किन के अंदर एंट्री किया, काटेगा, जैसे ही आपके अंदर स्किन के अंदर काटेगा, तो मच्छर के अंदर लार ग्रंथि के अंदर से प्लाज्मोडियम निकल के आपके शरीर के अंदर चला जाएगा, और शरीर के अंदर से जाके लीवर के पास चला जाएगा, और लीवर के पास ये जनन करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और बढ़ने के बाद वहाँ से लीवर के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ के बाद चारों तरफ फैलेगा, तब आपको कौन सा रोग होगा? मलेरिया। तो ये आप समझ गए, मलेरिया। और उसी तरह मादा एडिस मच्छर कौन से रोग का वहन करती है? डेंगू वायरस का वहन करती है, इसे डेंगू हो जाएगा। आपको करना है क्या कि आपके घर के आसपास जितना सारा पानी उनी जमल है उसको साफ सफाई करते रहना है, ताकि मच्छर पैदा ना हो, और मच्छर पैदा नहीं होंगे तो रोग नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे खाद्य परिरक्षण, माने खाना तो सूक्ष्म जीव के द्वारा खाद्य विषिक्ता,
खाद्य पदार्थों के संदूषण पहले पढ़ते हैं भाई, यानी कि खाना खराब करने वाला सूक्ष्म जीव खाना को खराब कर देगा। देखिए ये कैसे खराब हो गया, कवकों के द्वारा, ये मांस मछली खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तो सूक्ष्म जीव भोजन को संदूषित करते हैं, खराब कर देते हैं। संदूषित भोजन के गंध, रंग, स्वाद में परिवर्तन हो सकता है, परिणाम में रोग अथवा मृत्यु। मतलब सूक्ष्म जीव खाना को खराब करेंगे और आपको खाना नहीं है, पता कैसे चलेगा? उसका गंध बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, है ना, दिन बदल दी, रात बदल दी, जज्बात बदल दी, यही बदल देगा सब। और बदलने के बाद आपको इस भोजन को खाना नहीं है, नहीं तो आपको रोग हो सकता है, या तो आपका फूड पॉइजनिंग हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? खाद्य परिरक्षण करना पड़ेगा, खाना को बचा के रखना पड़ेगा। तो बचाने के क्या क्या तरीका हैं? तो खाद्य परिरक्षण में सूक्ष्म जीव भी काम करता है खाना को बचाने के लिए। तो खाद्य पदार्थ को संदूषण से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य परिरक्षण। खाद्य पदार्थों को संदूषण से, खराब होने से बचाने की प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण। और भोजन में सूक्ष्म जीव को वृद्धि को रोककर कैसे रोक सकते हैं? नमक के द्वारा। नमक में बहुत कम जीवाणु वृद्धि करता है, तो जीवाणु के वृद्धि को रोक सकते हैं किनके द्वारा? नमक के द्वारा रोक सकते हैं। और इसमें मांस, मछली और अचार, मांस, मछली, अचार, ये सबको नमक डालेंगे ना तो जल्दी खराब नहीं होगा। और अचार तो आप जानते ही हैं, बहुत टाइम लग जाता है खराब। चीनी के द्वारा भी परीक्षण कर सकते हैं। तो चीनी अगर डालते हैं तो चीनी पानी को खींच लेता है, पानी यानी कि नमी कम करता है। चीनी क्या करेगा? नमी कम करेगा, पानी को कम करेगा। और ये पानी अगर कम हो गया तो जीवाणु की वृद्धि रुक जाएगी। और इससे किसको परिरक्षण किया जाता है? जैम और जेली। तो जैम और जेली, ये सब जैम जेली जो है, इनको अगर बचा के रखना है संदूषित होने से, खराब होने से, तो किसका प्रयोग करेंगे? चीनी का प्रयोग करेंगे इसके अंदर, ताकि ये खराब जल्दी न हो। इसके बाद तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल के द्वारा भी परिरक्षण कर सकते हैं, सिरका के द्वारा भी। जीवाणु को ये मार देता है सीधे, सब्जी, फल, मांस, मछली को ये इसके द्वारा कर सकते हैं। तो सब्जी, फल, मांस, मछली को किसके द्वारा? तेल एवं सिरके के द्वारा। गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण कर सकते हैं। किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि कम हो जाएगी, जब ठंडा करेंगे तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि कम करते हैं। ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं भाई, गर्म करने के लिए उबाल सकते हैं। और गर्म और ठंडा करने से सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ताकि हमारा भोजन बिल्कुल सुपर रहे, कोई दिक्कत ना हो, खराब उराब ना हो, संदूषित ना हो। तो आप समझ गए। मुख्य रूप से हम लोग को लास्ट है हम लोग को दोबारा पाश्चुरीकरण। ये पाश्चुरीकरण क्या है? तो पाश्चुरीकरण से एक्चुअली पाश्चुरीकरण उपयोग किया जाता है दूध के लिए। दूध ले लिया सब, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे दूध लेके फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में दूध को 70 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाएगा 15 से 30 सेकेंड तक। तो 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री तापमान में गर्म करेंगे दूध को। और गर्म करने के बाद क्या करेंगे भाई? गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा कर देंगे, एकाएक ठंडा। तो 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा कर देंगे। और ठंडा करने के बाद इसी प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहेंगे। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। और इससे क्या भाई? दूध किस वाला? पैकेट वाला जो दूध आता है उसको इसी के द्वारा किया जाता है। इसको बिना उबाले हुए यूज कर सकते हैं आप। तो ये समझ गया पाश्चुरीकरण। भंडारण एवं पैकिंग, ये तो अभी तो सबसे ज्यादा प्रचलित है। भंडारण करना है तो भंडारण कर एक जगह जमा करके रख दीजिए, बढ़िया से व्यवस्था कर दीजिए, ताकि सूक्ष्म जीव वृद्धि ना हो, भोजन खराब ना हो। पैक कर दो, क्या कर दो? पैक। कुरकुरे जितना भी खाने वाला सामान है, ये देखिए तो ये सब पैक किया हुआ है। तो आप पैक करके भी इसको बचा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वायुरोधी हो जाता है। ये वायुरोधी सील हो जाता है, माने हवा आर पार नहीं हो सकता है। और अगर हवा आर पार नहीं हो सकता है तो सूक्ष्म जीव उसके अंदर वृद्धि नहीं कर सकते हैं। और सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करेगा तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या नहीं होगा? खराब नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में सभी जानकारी आपको जितना भी चाहिए था सारा का सारा आपको बता दिए हैं। आपको ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको दे देना है। हम लोग मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।